साहिब किताब व तकरीर फरूख सैयद गोइंदी साहब, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, उर्दू अदब में सफ़रनामे की वो रवायत जो मुंशी महबूब आलम के सफ़रनामे से शुरू होती हुई शिबली नुमानी सर सैयद अहमद ख़ान के सफ़रनामों से गुजरती हुई अख्तर रियाजुद्दीन के धनक पर कदम और जमीलुद्दीन आली के दुनिया मेरे आगे से होती हुई जब उसने एक करवट 70 की दिहाई के बाद ली तो सफ़रनामा हमारे यहाँ सामान्य लज्जत बन के रह गया और हमें लगता ये था कि पूरी दुनिया की हसीनाओं को सफ़रनामा निगारों के गले में बाजू हमाल करने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये सफ़रनामे की एक ज़वाल की निशानियाँ थी। एक ऐसी रवायत जो बड़ी हद तक पामाल हो चुकी है अब तो ये है कि कोई आदमी जो है वो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को मिलने जो है मुल्क से बाहर 4 कोस चला जाता है तो वापसी पर एक सफ़रनामा बगल में दाबे लाता है। लेकिन फरूख सैयद गोइंदी का हौसला देखिए कि एक ऐसा सफ़रनामा जो ज़मान व मकान में सफ़र करता है और क़याम करता है, उस सफ़रनामे को क़ारीन तक पहुँचाने में उन्होंने कम व बेश 4 अशरों तक की तपस्या काटी। तो ये सब जिस तरह सिनेमा में एक मुतवाज़ी सिनेमा की रवायत होती है जिसके ज़रिए 8 फिल्में बनती हैं और जिसके ज़रिए जो है वो एक मुतवाज़ी जो है ज़ुबान व बयां और मुतवाज़ी एक जो है फिल्म साजी जो है उसकी रवायत जो है उसको परवेश किया जाता है हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक। और हमारे यहाँ भी जागो हुआ सवेरा और नीला पर्वत तक की चंद इस्तथाई मिसालें। तो फरूख सैयद गोइंदी के जिसे मैं सफ़रनामा कहने से बावजूद गुरेज करूँगा, ये तो जहानामा है। जहान का उतना हिस्सा जो इन्होंने देखा और हमें दिखाया और जिसको अभी तक जो है वो देख रहे हैं मुस्लिम असफार के ज़रिए। तो फरूख सैयद गोइंदी का ये सफ़रनामा उन मादूदे चंद असफार में से है जो सफ़रनामे की एक मुतवाज़ी लहर और मुतवाज़ी रवायत पैदा कर रहे हैं और जिसके ज़रिए सफ़रनामे के कारी को ये एहसास होता है कि सफ़रनामा महज वक्त गुजारी का टूल नहीं है। सफ़रनामा जो है वो तारीख़ में, तहज़ीब में, तमद्दन में, एंथ्रोपोलॉजी में, सियासियात में, मुआशियात में क़याम करने का, उन्हें समझने का और उनका तज्ज़िया करने का नाम भी है। सफ़रनामा तो एक टूल है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से किताब की बहुत सारी और तफसीलात भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी तफसील ये है कि इन्होंने एक मकबूल आम जो लहर है और रविश है सफ़रनामे की, उसके बिलमुकाबल इन्होंने सफ़रनामे की एक ऐसी रवायत जो है उसकी पर्दाख्त की है जो कारी को महज वक्त गुजारी पर ही माइल नहीं करती बल्कि कारी के जहन को महमेज करती है, उसकी फ़िक्र के अंदर रोशनी के चिराग जलाती है और उसकी ज़हनी, इखलाकी, सियासी और मुआशी तरबियत का ज़रिया भी बनती है। इस किताब को महज सफ़रनामा कह देना इस किताब और इसके मदरजात के साथ ज़्यादती होगी। ये तो बुनियादी तौर पर मुरक्का है ज़मानी और मकानी सूरत हाल का। अच्छा, वो ज़मानी और मकानी सूरत हाल भी आप देखें कि क्या ज़माना है। पाकिस्तान में माशाल्लाह का जबरूत और सारी उसकी चीज़ें और मुक़द्दस जहाद जो है उसका अलम जो है वो सरकारी और रियासती सरपरस्ती में उठाया गया है और डॉलर जो हैं वो सर चढ़ कर बोल रहे हैं पेट्रो डॉलर, सिर्फ डॉलर नहीं पेट्रो डॉलर, उस मुक़द्दस जहाद की आज तक हम कीमत अदा कर रहे हैं। ये वो पाकिस्तान है जहाँ से फरूख सैयद गोइंदी ने अपनी जहाँगर्दी का आगाज़ किया। और जहाँगर्दी का आगाज़ किस उम्र में करते हैं? जब दिल की कलियों में गुलाब महकते हैं, जब ख्वाब जो हैं वो आँखों में जगमगाते हैं और जब नौजवानों के अंदर
बहुत सी उमंगें जो हैं वलवला खेज होती हैं। ऐसे में एक ऐसा नौजवान दुनिया के उन खितों के सफ़र के ऊपर रवाना होता है जहाँ पर ज़मान व मकान अपनी मुख्तलिफ़ सूरतों में जलवा करें। वो अपनी जवानी के तकाज़ों को तज के, अपनी नौउम्री के कच्चेपन को तज के, एक उगाबी निगाह और एक सोचने समझने वाले दिल को लेकर सफ़र पर रवाना होता है। एक वो सरज़मीन जिसके अंदर हर तरह की जबरियत और हर तरह की जो है मतलब तशद्दुद का और हर तरह की जो है वो अदम मुकालमत का जो है कल्चर जो है फ़रोग़ पा रहा है। तारीख़ को भी मस्क किया जा रहा है, निसाब को भी किया जा रहा है। वहाँ से जो है सरहद पार करके एक ऐसे मुल्क में जाता है जहाँ एक इनकलाब रूनुमा हो चुका हो और उस इनकलाब का रोमांस जो है वो अभी तक वहाँ की आबो हवा में रचा हुआ है। अगरचे रद्द इनकलाब जो है उसकी लहरें, ज़ेरी लहरें भी जो हैं और रद्द इनकलाब जो है उसकी भी जो है मतलब कारफरमाई और कशाकश जो है वो नज़र आती है। और वो क़ुव्वतें जिन्होंने मिलजुल कर उस ईरानी इनकलाब को बर्पा किया था, फिर वहाँ पर मुलायत जो है वो अपने पंजे और कब्ज़े गाड़ चुकी है और इनकलाब लाने के लिए बाकी जितनी रोशन ख्याल और जितनी लिबरल फोर्सेस हैं उनको पीछे धकेल के उसी तहज़ीब में मुब्तला उन्होंने किया हुआ है जिस तहज़ीब का शाह के ज़माने में के ईरान को सामना था। ये इनकलाब और रद्द-ए-माल यहाँ भी सोचने और समझने की बहुत सारी बातें हैं हमारे लिए कि इनकलाब सबसे पहले वो जो कहा था लेनिन ने कि इनकलाब सबसे पहले अपने बेटों को खा जाता है। तो ईरानी इनकलाब में भी यही हुआ कि एक ग्रोह जो है उसने इस इनकलाब की स्टीयरिंग के ऊपर कब्जा जमा के इनकलाब लाने वाली बाकी क़ुव्वतें जो हैं उनको जो है ना सिर्फ पीछे धकेला बल्कि उनके साथ वही सलूक किया जो इनकलाब से पहले उनके साथ होता था। और उसमें जब ये ईरान यूनिवर्सिटी को मरकज़ इनकलाब के तौर पर देखते हैं तो वो बताते हैं कि ईरान यूनिवर्सिटी की दानिश की कायाकल्प किस तरह होती है। तालीमी इदारे 3 साल तक बंद कर दिए जाते हैं कि ताकि तत्हीर हो और ताकि इनकलाब के बारे में एक मखसूस तसव्वुर जो है वो रासिख और राइज किया जाए। अब यहाँ पर जो है ये एक सयाह की आँख से या एक मुसाफिर की आँख से जो है उस अहद के 1983-84 के ईरान को नहीं देखते। ये एंथ्रोपोलॉजी के, तारीख़ के, हम सियासत के एक ज़ीरक तालिब इल्म के तौर पर उस ईरान का मुतालिया करती हैं। और बड़ी बात यह कि उस ईरान का मुतालिया करते हुए ये कारी के सामने जो है वो दोनों पहलू खोल कर रख देती हैं। ईरानी इनकलाब का जो जोश और वफूर है और वहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो समाजी सियासी मुआशी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं वो भी, और रद्द इनकलाब की जो ज़ेरी लहर बतौर सयाह के और बतौर मुसाफिर के ये महसूस करते हैं उसको भी इन्होंने उसमें किया। लेकिन ख़ुद कोई उसमें पोजीशन लेने से ये गुरेज करते हैं जिस तरह की पोजीशन इन्होंने बल्गारिया के मामले में दी। ईरानी इनकलाब के बारे में और ईरान के उस सफ़रनामे के बारे में ख़ुद उस तरह की दो पोजीशन जो है वो नहीं ले रहे। वो गालिबन इसलिए कि अभी जब इन्होंने उस वक्त ईरान को देखा तो उस इनकलाब की कलई और उसका रोमांस जो है वो इनके भी नौजवान जहन पर सवार था। इसीलिए वो ईरानी नौजवानों के जब ताबूत आते हैं इराक़ की जंग से तो इसमें यह भी मरबर अमरीका और मरबर शाह के नारे लगाने वालों में शामिल है। ये तो इसका हमें अलाउंस नहीं देना चाहिए। उसके बाद ये तुर्की में जाते हैं। अब तुर्की किरान एवरन का बदतरीन माशाल्लाह, वैसे माशाल्लाह सारे बदतरीन होते हैं, सिर्फ जो है वो अपना चोला बदलते हैं। वो तो हर तरह की पाबंदियाँ, उन पाबंदियों में ये जो है वो तुर्की को देखते हैं, तुर्की की तारीख़ को देखते हैं। सल्तनत उस्मानिया जो है उसका तारीख़ के और तमद्दन के तालिब इल्म के तौर पर मुतालिया करते हैं। और वो बदनसीब कुर्द ये वो 4 मुल्कों में फैले हुए हैं और अभी तक अपनी कौमी शनाख्त से महरूम हैं, उन तुर्कों के साथ जो है एक ये एम्पैथी पैदा करते हैं अपनी उसमें। फिर उसके साथ जो है एक बड़ी खूबी इस किताब की ये है कि ये महज सफ़र पर निकले नहीं हैं बल्कि होमवर्क करके गए हैं। ये काम जो है हमारे 90% सफ़रनामा निगारों के यहाँ सिरे से नज़र ही नहीं आता। ये होमवर्क करके गए हैं
ایران کی تاریخ پر، اس کے تمدن کے اوپر، اس کے انقلاب کی جو لہر تھی اس کے اوپر، اس کی جو نظریاتی سمتیں تھیں اس کے اوپر، توطا اور خلق پارٹی اور جو ملا قریشی تھی اس کے جو باہمی تعلق ہے اس کے اوپر، CIA کی وہاں ریشہ دوانیاں، پھر ترکی، جدید ترکی جو ہے جس کے رومانس میں ہم سب کو جو ہے مطلب مبتلا ہونا چاہیے ایک سطح پر. تو ترکی کی بھی جو ایک طرف جو ہے ان کی قومی آزادی کی جو تحریک اتاتürk اور اس کے ساتھیوں کی اس میں، اور اس کے ساتھ ترکی کی بعد کی جو ہم تاریخ اور کنان ایورن کا جو مارشل ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں، اور کرد جو عراق میں، ترکی میں، کچھ یمن میں اور کچھ ایران میں تقسیم ہوئے ہیں اور اپنی قومی. تو کردوں کے ساتھ جو ہے ایک طرح کی جو ہے یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر نہیں، ایک ہیومنسٹ کے طور پر جس طرح کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ترکی کے ساتھ ایک اپنی رومانوی جرت کے باوجود ایک انصاف پسند سیاح کے طور پر ان کردوں کے ساتھ جس طرح کی یہ جو اس کا کرتے ہیں. پھر ہوم ورک کر کے گئے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ ان کی دلچسپی کا موضوع، نوجوانوں کی دلچسپی سے قطع نظر ان کی دلچسپی کا موضوع جو ہے رقص گاہیں نہیں ہیں، پب نہیں ہیں، جوا خانے نہیں ہیں. ان کی دلچسپی کا موضوعات کیا ہیں؟ کوہ ارارات. ان کی دلچسپی کے موضوعات کیا ہے؟ رے کا شہر جو تاریخ کے کھنڈر میں دفن ہو چکا ہوئے. ان کی دلچسپی کے آثار کیا ہیں؟ وہ علاقے، وہ خطے جہاں پر انسانی تہذیب نے مختلف کروٹیں بدلی. تو ایک نوجوان سے اپنے آپ کو ڈی کلاس کرنا صرف جو ہے معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ہی نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں بدنی طور پر بھی، اناٹمی کے اعتبار سے بھی ڈی کلاس کرنا ہوتا ہے کہ جب نوجوان اپنے اندر کی اٹھتی ہوئی گرم جوش لہروں کو دبا کر انسانیت کے ایک فرد کے طور پر انسانی تاریخ کو، انسانی اینتھروپولوجی کو، انسانی جبلت کو، نفسیات کو سائنسی اور سماجی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈی کلاس کرنے کی روایت جو ہے وہ ہمارے سفر نامہ نگاروں کے یہاں تقریباً ناپید ہے. تو فرق سہیل گوئندی کا اس اعتبار سے بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے نہ صرف قارئین کو بلکہ سفر نامہ نگاروں کو ایک راہ دکھائی ہے کہ سفر محض جو ہے وہ وقت گزاری کے لیے نہیں کیا جاتا، سامان تلذذ کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ سفر جو ہے وہ دریافت کا نام ہے. اسی طرح کے دریافت جو سائنسدان اپنی تجربہ گاہ میں جو ہے وہ مطلب دریافتیں کرتا ہے، یہ انسانی تاریخ کا سفر اس طرح کا ہے. تو یہ سفر نامہ اس اعتبار سے بھی بہت لائق طبیق ہے. پھر ایک اور بات، یہ اپنے سفر نامے کو سفر نامے کی مقامی روایت سے اوپر اٹھا کے سفر نامے کی عالمی روایت کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب ان کا مخاطب اور موضوع جو ہے وہ الادریسی ہے، ان کا مخاطب اور موضوع ابن بطوطہ ہے، ان کا مخاطب اور موضوع البیرونی ہے، واسکو ڈے گاما ہے، مارکو پولو ہے. یعنی وہ سفر نامے کی جو عالمی روایت ہے کہ جہاں اسفار کو ایک بڑے انسانی اور تاریخی اور سماجی تجربے کے طور پر کیا اور برتا جاتا تھا، یہ اس عالمی روایت کا حصہ بنتے ہیں اپنے. اور دیکھیں کیسی بالی عمریہ میں اس کا حصہ بنتے ہیں. ان کی اس جو کتاب میں تصویریں ہیں، مطلب انہیں دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ میاں تمہارے ہنسنے کھانے کے دن ہیں، تمہارے گڈیوں پٹولوں سے کھیلنے کے دن ہیں، تم کس راہ پر چل پڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہی وہ راہ ہے جس کو استقرار ہے، اور یہی وہ راہ ہے جو عام مسافر کو اور عام سفر نامہ نگار کو تاریخ کے، سیاست کے اور اینتھروپولوجی کے ایک سنجیدہ طالب علم کے طور پر متعارف کراتی ہے. یہی کام البیرونی نے کیا، یہی کام جو ہے ابن بطوطہ نے کیا. انہوں نے محض اسفار نہیں کی. تو کیسی لائق تبریک بات ہے کہ سفر ناموں کی اس جمعہ بازار میں جہاں جو ہے ایک سے ایک بھر جو ہے تماش بینی والے سفر نامے بھرے ہوئے ہیں. اردو کا ایک سفر نامہ نگار خود کو سفر نامے کی عالمی روایت سے جوڑ کے اردو ادب کو ثروت مند کرتا ہے اور ہماری کلچرل اینتھروپولوجیکل ہسٹری کو جوڑتا ہے اس عالمی روایت سے جس سے ہم باوجود کٹے ہوئے ہیں. پھر اس کا ایک اور پہلو، یہ ایک نظریاتی طور پر کمیٹڈ سوشلسٹ ہیں. ایک سوشلسٹ جو ہے وہ نظام کے اندر جاتے ہیں، اس کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور وہاں سے جو سنگریزوں میں سے جو چمکدار موتی ڈھونڈ کے لاتے ہیں
वो सारे के सारे मोती वो नहीं है जो पसंदीदा मोती हैं। मतलब जहाँ ये बल्गारिया के निज़ाम की बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं कि वहाँ मसावत है, वहाँ जो है झोंपड़ियों वालों को भी सरकारी तौर पर रिहाइश दी जाती है, इलाज तालीम की रियासत ज़िम्मेदारी कबूल करती है, वहाँ पर बल्गारिया की उस ज़िंदगी में जो मज़हब पहलू हैं उनकी भी निशानी करते हैं कि उस कड़े निज़ाम में भी एक ब्लैक मार्केट और एक पैरेलल मार्केट मौजूद है। वहाँ पर भी जो है सामान तईश की एक तलब मौजूद है और उस तलब के लिए कीमत अदा करने वाले भी बल्गारियन निज़ाम के लोग मौजूद हैं, अगरचे अक़लियत में लेकिन मौजूद है। सो ये मुदल्लल मदाही नहीं है, ये महबूब की मदा का जो है वो मुरक्का नहीं है, बल्कि ये एक सच्चे तालिब इल्म की वो तहरीर है जो आँखों पर जो है पट्टी बांध कर जो है उस तहजीब को, उस मुआशरे को, उस निज़ाम को नहीं देखता, बल्कि अपने रोमांस के साथ साथ खुली आँख से उस मुआशरे का मुताले करता है। वो मुआशरा जो 80 की दिहाई 70 की दिहाई या उसके बाद भी बहुत अरसे तक सोवियत यूनियन के निज़ाम तक हमारे लिए एक इस कुर्राए का मुआशरा था ही नहीं, वो एक बिल्कुल अजनबी मुआशरा था और प्रोपेगेंडे की वो दो धारी तार जहाँ साहिबान दानिश मौजूद हैं। कैसी हमारी दानिश का बौनापन है कि क्या हमारी सियासत, क्या हमारी सहाफ़त और क्या हमारा अदब सारे के सारे आहनी पर्दे के उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं और सोशलिस्ट निज़ाम का तमाम मुतालिया, तमाम तजुर्बा, तमाम मुशाहिदा और तमाम लिटरेचर जो पैदा किया जाता है वो उस प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर किया जाता है कि जहाँ सोशलिस्ट निज़ाम में सांस लेने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर इंसानों को जानवरों से ज़्यादा बदतर तरीके से रखा जाता है और सोशलिज्म जो है वो तो कुफ्र से भी कई गुजरी चीज़ है। लेकिन अजीब बात है हमारे यहाँ जो है ताबीर करने वालों की मैं कहता हूँ दाद देनी चाहिए उनकी दानिश पर और उनके दानिश्ता गुमराह करने की खसलत के ऊपर कि उन्हें सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म जो है वो तो इस्लाम का रद्द नज़र आता है और ऐन कुफ्र नज़र आता है, लेकिन उसी रॉ में चीन का कम्युनिज्म जो है वो मैंने बोले गुलदस्ते की तरह लगता है। तो कम्युनिज्म है, वहाँ भी एक पार्टी की हुकूमत है, यहाँ भी एक पार्टी, वहाँ भी पोलिट ब्यूरो की जमहूरियत है, वहाँ भी जमहूरियत है, वहाँ भी तबकाती निज़ाम के बारे में वही रवैया है जो यहाँ है, लेकिन एक के बारे में जो है वो सौकनों से बदतर सलूक और दूसरे के बारे में जो है खुली बाहों से इस्तकबाल। ये जो है हमारी दानिश, हमारी सहाफ़त, हमारी सियासत और हमारे जो तालिब इल्म हैं हम असल तारीख़ के, उन सब के लिए इसमें एक सबक पोशीदा है कि प्रोपेगेंडे की जो लहर है और मफादात की जो लड़ाई है उसमें सबसे पहले जिसके चीज़ का कत्ल होता है वो सच्चाई का कत्ल होता है। तो फरक सुहेल गोविंदी ने हमें ये आईना भी दिखाया है कि वो बल्गारिया जिसके गिर्द जो है वो सुर्ख लकीर खिंची हुई है, वो बल्गारिया जहाँ तक किसी पाकिस्तानी का सफ़र करना जो है बिल्कुल कार्य महाल है, बल्कि बल्गारिया में तजुब से देखा जाता है कि वो तुम पाकिस्तान से है और तो और बाबाए सोशलिज्म जो है वो तजुब के मारे अपनी आंखें जो हैं वो मतलब फैला देती हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुँची, यानी पहुँचना नहीं। लेकिन एक ऐसे नौजवान के लिए और उस तरह के और बहुत सारे नौजवानों के लिए सुर्ख जन्नत में जाना तो एक बरके हराम और हराम मुतलक, लेकिन खुद आपकी सरजमीन पर फ्लड गेट है, दरवाजे खोल दिए जाती हैं बर्मियों के लिए भी, बंगालियों के लिए भी, अफगानियों के लिए भी, तुर्कस्तानियों के लिए भी, और कहाँ कहाँ से मुजाहिदीन और कहाँ कहाँ से बेमन उनके लिए। तो ये हमारी जो रियासती पॉलिसी का तज़ाद और जो हमारी दानिश का तज़ाद है, ये किताब हमें उसके ऊपर भी बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर करती है। और मैं समझता हूँ ये किताब महज एक सयाह की या जहाँगर्द की सरगुज़श्त नहीं है, ये किताब एक मुस्तकिल हैसियत रखती है हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में। ये किताब जो है सोशल साइंस के, तारीख़ के, मुआशियात के तालिब इल्म के लिए इस किताब का मुतालिया उस ज़मान मकान के फ्रेम में भी और उसके बाद भी बस ज़रूरी है। और क्या ही अच्छा हो कि ये किताब महज कारगिन तक महदूद रहे, क्या ही अच्छा हो कि ये किताब हमारी दानिशगाहों के निसाब में शामिल हो, ताकि वो जो हमारे यहाँ रट्टू तोते वाला और जो सेंसर शुदा और एक
خاص ڈائریکشن والا نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس کے متوازی ہمیں ایک اور چیز بھی ہماری نئی نسل کو پڑھنے کا موقع ملے کہ بھئی وہ سرخ سویرا اور وہ آہنی پردہ جو ہے وہ اتنا بھی رنگدار درگاہ نہیں تھا، اور اس کی جو خوبیاں ہیں جو سامنے نہیں آنے دی گئیں، تو ان کا بھی بطور ایک طالب علم کے مطالعہ کرنے کا ان کو موقع فراہم ہو۔ تو جتنی بھی تبلیغ کی جائے، یہ کتاب غیر معمولی کتاب ہے، یہ ہجوم میں اپنا چہرہ بناتی ہے، اور ہجوم میں چہرہ بنانے کی توفیق کتنے لکھنے والوں کو ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہر اعتبار سے لائق تبلیغ ہے۔ البتہ ایک جملہ جو گندی صاحب نے کہا، چونکہ یہ بھگت چکے ہیں اس وقت، تو ان کی شاید خیالات میں اور زیادہ تشدد ہو کہ بھئی ہم ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو روتے ہیں، اور وہاں جو ذرا کم ہوئیں، ترکی میں جو بہت زیادہ ہوئیں۔ کچھ مماثلتیں ہیں پاکستان کے ماشاء اللہ میں اور ترکی کے ماشاء اللہ میں، لیکن کچھ بنیادی حقیقتیں جو میرے سامعین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ترکی کے دستور اور آئین میں فوج کو یہ ضمانت فراہم کی گئی ہے کہ وہ جب چاہے کار حکومت سنبھالے، وہ جب چاہے دستوری اور منتخب حکومت کا تختہ الٹ دے۔ یہ دستوری ضمانت یہاں تو فراہم نہیں کی گئی۔ دوسرا ترکی کی فوج جو ہے اس کا یہ استحقاق اور افتخار ہے کہ وہ قومی آزادی کی فوج ہے۔ اس کی روایات جو ہیں وہ برٹش ریجمنٹل کلر سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، اور جب اتا ترک اور اس کے ساتھی ترکی کی قومی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، وہی آزاد فوج جو بعد میں ترکی فوج کی لیگیسی کی بنی، ہماری اللہ ماشاء اللہ فوج انگریزوں کے بھوک چاٹ رہی تھی، اور یہ کلونیل لیگیسی کی فوج تھی۔ تیسری چیز، ہمارے ہاں بھی اللہ ماشاء اللہ ہمیں صرف ماشاء اللہ کی جبریت کو ضیاء الحق تک محدود نہیں کر دینا چاہیے۔ ایوب خان کے ماشاء اللہ میں بانیان پاکستان بالکل اسی طرح جس طرح جدید فوج نے وہاں جو ہے گھنونا کردار ادا کیا کہ آزاد ترکی کے بانیوں میں سے اتا ترک کو جلدی لگ گیا، ورنہ ان کا بھی شاید حشر مختلف ہوتا نہ ہوتا۔ تو اس میں تنوع کو سیاست سے باہر کیا گیا، وہ بانیوں میں سے کمال اتا ترک کے ساتھی، اور عدنان مہندریش جو ہے اس کو پھانسی لگائی گئی، وہ منتخب وزیر اعظم تھا۔ یہ ہمارے ہاں بھی مماثلت ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں اس موازنے میں بہت سارے مماثلتیں ہیں کرداری بھی اور زمانے بھی، بات یہ ہے اسی ترکی میں یہ واقعہ بھی رونما ہوا چند برس پہلے کہ جرنیلوں کو پابا زنجیر کر کے مقدمے چلائے گئے، ان کو قید و بند میں ڈالا گیا، اور ترکی کی فوج کو جو سڑکوں پر آ گئی تھی اس کو جو ہے ترک سیاست نے اور ترک عوام نے بیرکوں میں دھکیلنے کا فریضہ انجام دیا۔ تو کاش ہمارے ہاں بھی فوج کو نکیل ڈالنے کی یہ روایت مستحکم ہو سکے۔